तो भाई कल के दिन एक बार फिर से वही हुआ जो बात मैं लंबे वक्त से कहा जा रहा हूं कि भाई मुंबई इंडियंस अगर एक बार जीतना शुरू कर देती है तो फिर हारती नहीं है, और जीतती भी यूं नहीं है कि भाई चलो जीत जा रहे हैं, जीतती भी ऐसे है कि साला वो ये साबित कर देती है कि हम जब जीतने पे आएंगे ना तो ऐसा जीतेंगे कि साला रन रेट में भी हर टीम को इतना पीछे छोड़ देंगे कि बाकी टीमें अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत के भी हमारे रन रेट के पास ना आ पाए। भाई अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ ही दिन पहले, मुंबई इंडियंस जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे बैठी हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। हर कोई ये मीम्स बनाने में लगा था कि एल क्लासिको की जो टीमें हैं वो साथ में भाईचारा निभा रही हैं। धोनी और रोहित जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं, जिन्होंने 5-5 ट्रॉफीज अपनी कप्तानी में जीती हैं, वो दोनों ही कप्तान सबसे नीचे बैठ के आराम फरमा रहे हैं और बस अपनी टीमों को हराए जा रहे हैं। लेकिन भाई मुंबई इंडियंस ने एक बार जीतना क्या शुरू किया भाई, देखते ही देखते बस कुछ दिनों के अंदर नीचे से फिलहाल वो तीसरी पोजीशन पे आ चुकी है। और भाई बस तुम रुको, नहीं बस तुम रुको, देखना यही मुंबई इंडियंस जब लीग स्टेज खत्म होगी ना तो टॉप 2 में बैठी होगी। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया, क्योंकि अब तक तुमको यह तो समझ में आ गया होगा कि मुंबई इंडियंस को रन रेट का मामला फंसने नहीं वाला है। जो भी मामला होने वाला है पूरा होने वाला है पॉइंट्स का। अगर मुंबई इंडियंस ने इतने पॉइंट्स बना लिए कि टॉप 2 में वो रह सकते हैं, जो कि वो रहेंगे, वो इतने पॉइंट्स बना लेंगे तो भाई रन रेट के मामले में कोई और टीम उनको पीछे छोड़ नहीं पाएगी। फिलहाल सिर्फ गुजरात आगे है, दिल्ली कैपिटल्स भी रन रेट के मामले में मुंबई इंडियंस से पीछे हो चुकी है। तो रन रेट का मामला तो मुंबई इंडियंस के केस में बिल्कुल नहीं फंसेगा। अगर भाई मुंबई इंडियंस अपने अगले 3-4 मैच और जीत गई ना तो बस भाई टॉप 2 में मुंबई इंडियंस जाएगी। और अगर टॉप 2 में मुंबई इंडियंस जाएगी तो इस बात को मेरी लिख के रख लो कि आईपीएल ट्रॉफी मुंबई उठाएगी। बात तो सही है। और भाई तुम ये बात खुद नोटिस कर सकते हो कि जब से मुंबई इंडियंस ने जीतना शुरू किया है ना, हमेशा इनके साथ ऐसा होता रहा है। जैसे ये लोग भाई जीतना शुरू करते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। जब अपने ये लोग शुरुआती 5 मैचेस में से 4 मैच हारे थे तब लग रहा था कि टीम तो अच्छी है लेकिन ये लोग जीतने नहीं वाले हैं। सब लोग भाई ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में फिर से एक बार मुंबई इंडियंस का हाल बेहाल करने वाले हैं। वापस से वो मोर्चे निकलने लग गए थे कि रोहित शर्मा को वापस लाओ और मुंबई इंडियंस को बचाओ। लेकिन भैया हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में यही मुंबई इंडियंस जो है एक के बाद एक जीते जा रही है मैचेस को। और भाई इनके साथ फिर से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं। मुंबई इंडियंस जो है लगातार 4 मैच जीत चुकी है। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन मार रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन तो आउट ही नहीं हो रहे। सूर्य कुमार यादव एक के बाद एक मैच में फोड़े जा रहे हैं। और भाई सूर्य जब आते हैं वो तो भाई किसी भी बड़े से बड़े मैच को इतना आसान बना देते हैं ना। और भाई जब सूर्य चलते हैं तो भाई लिख के रख लो मुंबई इंडियंस ट्रॉफी उठाती है। उसके बाद चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें चाहे तिलक वर्मा की बात करें, सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जो बोल्ट वगैरह हो गए, दीपक चहर वगैरह हो गए, जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म थे, शुरुआती मैचेस में विकेट नहीं मिल रहे थे, रन ज्यादा दे रहे थे, भाई इस समय तो ये जो 2 बॉलर्स हैं ये असल में बुमराह से कई गुना बेहतर नजर आ रहे हैं। मतलब मुंबई इंडियंस की बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके फील्डिंग तक भाई सब कुछ एक नंबर हो चुका है। और फील्डिंग जो मैं कह रहा हूं, मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, इस समय आईपीएल 2025 में कैच एफिशिएंसी के मामले में मुंबई इंडियंस टॉप पे चल रही है। कैच छोड़ने का उनका जो रेट है किसी भी और टीम के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन है। तो भाई इस समय मुंबई इंडियंस के साथ कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। तो भाई जब कुछ भी खराब नहीं हो रहा है तो आईपीएल 2025 के अंत में भी कुछ खराब क्यों ही होगा। भाई तुम देखते रहो कैसे ये टीम अभी ट्रॉफी उठाएगी। वो अलग बात है कि कल के दिन एक बार फिर से आम जनता ने मुंबई इंडियंस की टीम पे मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए। और कहीं ना कहीं एलिगेशंस जो थे वो उसी तरीके के लगे कि भाई ये लोग अंपायर्स वगैरह खरीद लेते हैं। क्योंकि कल के दिन जिस तरीके से ईशान किशन आउट हुए भाई सच में वो एक बहुत ही बिजार डिसमिसल था। भाई दीपक चहर बॉल कराते हैं, ईशान किशन के पीछे से बॉल जाती है, कोई ना बॉलर अपील करता है ना कोई फील्डर अपील करता है। अगली बॉल की तैयारी हो रही होती है, अंपायर जो है वो वाइड बॉल देने जा रहा होता है और ईशान किशन जो है वो चलना शुरू कर देते हैं जबरदस्ती भाई। उसके बाद अंपायर ईशान किशन से पूछ रहा है क्या हुआ भाई, तू चल क्यों रहा है। ईशान किशन कहते हैं अरे भाई मैं आउट हो गया हूं। लेकिन उसके बाद डीआरएस में क्या देखने को मिलता है कि ना ही ईशान किशन का बैट छुआ था ना ही ईशान किशन का पैड छुआ था। भाई देखो हो सकता है कि ना आ पाया हो मशीन में, मशीन ना जज कर पाई हो, आवाज को पकड़ ना पाई हो और कुछ हिस्सा लगा हो ईशान किशन का। लेकिन भाई ना पैड की आवाज आ रही है ना बैट की आवाज आ रही है, मशीन भी फेल हो जा रही है, किसी बॉलर को पता नहीं चल रहा है, किसी फील्डर को पता नहीं चल रहा है, ना अंपायर को पता चल रहा है। तो भाई क्या सच में ईशान किशन इतने महामानव हैं कि वो यूं ही कहते हैं कि नहीं भैया हमें नहीं खेलना है, हम मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे तो इनके प्रति ईमानदारी यहां पर दिखाएंगे, बॉल लगी हो या ना लगी हो
हम तो भैया पवेलियन जाएंगे। भाई उसके बाद से चारों तरफ सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो यही कहे जा रहे थे कि वापस से मुंबई इंडियंस ने अपना पुराना जादू शुरू कर दिया है और अंपायर को अपने पाले में लेके मैचेस जीतना शुरू कर दिया है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस ने सच में मैच फिक्स करा होगा, लेकिन भाई इस तरीके से ईशान किशन का चले जाना, किसी बॉलर का अपील ना करना, किसी फील्डर का अपील ना करना, अंपायर का कोई रिएक्शन ना देना, भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई बॉलर हो गया या फील्डर हो गया अगर अपील ही नहीं करता है ना, तो अंपायर को पता भी हो अगर आउट है तो भी अंपायर आउट नहीं दे सकता, अंपायर आउट दे ही नहीं सकता है भाई। तो ऐसे में भाई तब हमको ईमानदारी वाले केसेस समझ में आते हैं कि चलो फील्डर्स अपील कर रहे हैं, बॉलर्स अपील कर रहे हैं। ये भी तब हुआ करता था जब डीआरएस वगैरह नहीं होता था। तो भाई समझ लो कि बैट्समैन सच में आउट है, बॉलर्स अपील कर रहे हैं, फील्डर अपील कर रहे हैं, बैट्समैन जो है कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, अंदर से ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। अब अंपायर को आवाज नहीं सुनाई दी तो बैट्समैन जो था वो कभी कभार बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा करता था कि वो चलता बनता था और ईमानदारी का, स्पोर्ट्समैनशिप का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल सेट करता था। अरे लेकिन भाई जब कोई अपील कर नहीं रहा है, बॉलर कह नहीं रहा है कि मुझे आउट चाहिए, फील्डर नहीं कह रहा है, अंपायर नहीं कह रहा है, तब बेकार में इतना संत महात्मा क्यों बनने का? तुम्हारा इस बारे में भाई क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। खैर तुम्हारा जो भी सोचना हो, लेकिन भाई फिलहाल एक अंतिम सत्य यह है कि इस समय मुंबई इंडियंस की टीम इतनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है कि असल में जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय तो यह भी लग रहा है कि बुमराह दो पल के लिए ना भी हो तब भी ये मुंबई इंडियंस आराम से अपने अगले सभी मैचेस जीत सकती है। वो अलग बात है कि कल के दिन बुमराह थोड़े से महंगे रहे, लेकिन उन्होंने एक विकेट भी अपने नाम करा और जैसे ही कल के दिन जसप्रीत बुमराह एक विकेट लेते हैं तो वो टी20 की एक एलीट लिस्ट को ज्वाइन करते हैं, जो लिस्ट है उन इंडियन प्लेयर्स की जिन्होंने आज तक टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में 300 विकेट लिए हैं। तो इस लिस्ट का हिस्सा अब जसप्रीत बुमराह भी बन चुके हैं जिन्होंने अपने 300 विकेट टी20 में कंप्लीट करे। उनके ऊपर अश्विन है जिनके नाम 315 विकेट हैं, उनके ऊपर है भुवनेश्वर कुमार जिनके नाम 318 विकेट हैं, उनके ऊपर है पीयूष चावला जिनके नाम 319 विकेट हैं और उनके ऊपर है युजवेंद्र चहल जिनके नाम 373 विकेट हैं। बाकी यार जो भी ये वीडियो देख रहा है तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में मुंबई इंडियंस को रोक पाना एकदम नामुमकिन है? और सेम टाइम पे ये भी बता दो कि वो जो ईशान किशन वाला विकेट था उसे देख के क्या तुम्हारे मन में भी ये बात आई थी कि दया कुछ तो यहां पर गड़बड़ है? अगर आई थी तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं भी आई थी तो भी बता दो। खैर अब कल के मैच से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो खबर असल में कल रातों रात आई और वो खबर ये थी कि अब से किसी भी आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। मतलब अपनी तरफ से चाह के भारत और पाकिस्तान के मैच नहीं कराए जाएंगे। जितनी ज्यादा कोशिश हो सके वो यही कोशिश होगी कि भारत और पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मल्टी लेवल टूर्नामेंट से लेकर किसी छोटी टूर्नामेंट में एक दूसरे का आमना सामना करें ही ना। जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई ने ये जो आईसीसी के सामने रिक्वेस्ट रखी है कि आज से आने वाले वक्त में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में ना रखा जाए, ऐसा करने के पीछे रीजन यही है कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में अटैक हुआ, जहां लगभग 28 लोग मार दिए गए, जहां पे रिलीजन के बेसिस पे किलिंग करी गई, और जाहिर सी बात है इसके पीछे हाथ उन्हीं का है जो जरूरत से ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। और देखो अभी कुछ बहुत ही बड़े सेक्युलर लोग आएंगे, बहुत बड़े संत परमात्मा जो जबरदस्ती के बने हुए हैं, वो आके कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भाई यार जो क्रिकेटर्स हैं वो थोड़ी टेररिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया है, तो इस चीज की सजा उनको क्यों दी जा रही है? चलो भाई दो पल के लिए मान लेते हैं कि जो काम टेररिस्ट लोग कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं, उनका हाथ थोड़ी है, वो थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो प्लेयर्स हैं या फिर जो सेलिब्रिटीज होते थे, एक वक्त पे इंडिया में आके काम करते थे, जो एक्टर्स होते थे, इनको पहले ही बैन किया गया था, वापस भेज दिया गया था, कह दिया गया था कि भैया आज के बाद आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त पे भी कुछ नमूने ऐसी बातें करते थे कि भाई वो लोग ऐसे थोड़ी हैं, वो लोग थोड़ी बम फेंक रहे हैं, वो लोग जाके थोड़ी गोलियां चला रहे हैं। तो भाई देखो तब पता है जब सेलिब्रिटीज लोग को बैन करा गया था तो उस वक्त पे सबसे बड़ा रीजन ये भी था, एक तो ये था ही कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के लोगों के साथ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि वो जो सेलिब्रिटीज थे ना भाई, उनमें से कोई भी कहीं भी पब्लिकली ये बोलता नहीं था कि हाँ हमारे देश से जाते हैं आतंकवादी और वहां भारत में जाके आतंकवाद फैलाते हैं, वहां जाके बम फोड़ते हैं, वहां जाके गोलियां चलाते हैं। ये भाई वो लोग कहते ही नहीं थे। इवन उस वक्त पे फवाद खान ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया था जब उनको भारत से वापस भेजा जा रहा था, क्योंकि इंडिया में भर भर के पैसे कमा रहे थे और पाकिस्तान में तो चिल्लड़ी मिलते हैं। तो उस वक्त पे भी जब फवाद खान और बाकी जो सेलिब्रिटीज थे पाकिस्तान के, उनको जब वापस भेजा जा रहा था तो फवाद खान ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि देखिए हम कुछ यहां पर कह नहीं सकते हैं
क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर जब हम पाकिस्तान लौटेंगे तो वहां हमको मार दिया जाएगा। मतलब इनको भी पता है कि इनके देश में कितनी दहशतगर्दी है, वहां कितनी गंदगी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ ये लोग इंडिया में आके करते हैं, चाहे ये इनके रिश्तेदार नहीं होंगे, ये इनको जानते भी नहीं होंगे। अरे भाई, तो जब बोल नहीं सकते हो, जब इतने बड़े नपुंसक हो, तो फिर फायदा ही क्या? अरे भाई, जब तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, जब तुम इतने बड़े कायर हो, जब तुम्हारी इतनी फटती है, तो भाई रहो वहीं जाके, क्यों यहां मर रहे हो? यहां से कमाना भी है, यहां से गड्डियों पे गड्डियां भी बटोरनी है, लेकिन भाई अपने मुल्क के बारे में और अपने मुल्क में हो रही गंदगियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है। यही सेम चीज पाकिस्तान के क्रिकेटरों पे लागू होती है। क्या किसी भी पाकिस्तान के क्रिकेटर ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, हां हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, ये हमारे देश से जा रहे हैं, हमारे देश को इसमें सुधार करना चाहिए, जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए? क्या कहीं भी किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया? तो भाई यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हम जिनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सोच है, ये मेंटेलिटी है कि जो हुआ है कुछ खराब नहीं हुआ है। क्या पता भाई बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस घटना से खुश ही हो रहे हों। अब कभी पब्लिकली कुछ बोल देंगे, नहीं गलत हुआ, इंसानियत के लिए ये सब सही नहीं है, वगैरह वगैरह फालतू बातें करेंगे, लेकिन असल में भाई कौन अंदर से कितना खुश हो रहा है भाई कोई नहीं जानता है। अगर सच में दुख है ना तो मर्द बनो, मर्द बन के आओ सोशल मीडिया पे सीधे वीडियो बना के या ट्वीट करके लिखो कि हमारे देश में ऐसे कीड़े मकोड़े पल रहे हैं, हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, ये पूरे तरीके से गलत है। जब तक ऐसी बात तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं है तो सीधी सी बात है, तुम्हारे साथ खेलना तो क्या, तुम्हारे मुंह पे चप्पल तक नहीं मारेंगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।